हाय बच्चों, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स। और फिजिक्स में आपका जो चैप्टर्स होगा तो देखिए कुछ ऐसे होगा। वैसे तो आपको बुक में देखोगे तो पहले इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर आएगा आपको लाइट, फिर आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन है, पूरे 10 में पढ़ना है और इसी से आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ओके, आप लोग कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा थोड़ा हर एक का मतलब छोटा छोटा कंसेप्ट है, बट हम कोशिश करेंगे आपको हर वो बेसिक बताने का जो सवाल आपके मन में उठ सकता है, वो सारी चीजों को हम लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आप अपना बोर्ड तो निकालेंगे, बट एनटीएससी और ओलंपियाड में भी आपका अच्छा पोजीशन है। ओके, तो देखते हैं सबसे, लेकिन हमारा जो सिलेबस चलेगा हम लोग पहले लाइट को कवर करेंगे। लाइट, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पूछ जाएंगे वो लाइट से ही पूछ जाएंगे। ठीक है, तो लाइट एक बहुत क्रूशियल चैप्टर है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, सब बहुत सिंपल होगा। लाइट आपने पहले भी एक क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत खूबसूरत चैप्टर है। फिर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा लेक्चर फ्लो होगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अभी हम इसी में बिताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, आप लोगों को भले इतना नहीं पढ़ना है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर वो टॉपिक को कवर करें जिससे कि आपको मन में कोई डाउट न रहे। ओके बच्चों, इसके लिए जो आप बुक परचेज करें, एक तो है आप जो एनसीईआरटी तो सभी लोग खरीदते ही हो, जो कि बेसिक बुक है और अच्छी बुक भी है, तो इसमें सारे क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे रहेंगे। ओके ओके, और आप लोग अलग से भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा, पियर्सन, जिसमें कि आप अच्छे से सवाल मिलेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद वी हैव TCA, द पेरिशियबल स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको तमाम सवाल मिलेंगे, आपको बोर्ड से रिलेटेड भी और आपको बोर्ड से रिलेटेड भी सवाल काफी सारे मिल जाएंगे और कॉम्पिटिशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग कई सारे शीट्स वगैरह भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, तो दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, ये आप परचेज कर लीजिए, ये भी आप परचेज कर लीजिए, ये आपको मदद करेगा हर कॉम्पिटिटिव सवाल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सवाल तो आपको इसमें ही मिलेंगे। ठीक है, बट इसमें भी आपको कुछ अलग भी और भी सवाल मिल सकते हैं, अच्छे और भी अच्छे लेवल्स के। ठीक है, तो जो बंदा जो इंटरनेशनल ओलंपियाड और ओलंपियाड वगैरह में और अच्छा करना चाहता है वो पेशेंट करेंगे। TCA स्टडी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ एवरीथिंग, इसमें सारे लेवल्स के सवाल मिलेंगे आपको, दैट इज द बेस्ट बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, और क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें कई सारे ऐसे बात होंगे जो आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो क्लास का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी हम नोट्स कराते चले आप उसको अच्छे से ढंग से लिखते चलेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग कॉपी बनाना है, तो फिजिक्स का भी एक अपना ही कॉपी बनेगा और अच्छा सा कॉपी अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय में भटकना ना पड़े कहीं पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। लाइट, जब आप पियर्सन वाले बुक खरीदेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें सिर्फ आपको इतने ही 4 टॉपिक नहीं होंगे, उसमें और भी कई सारे टॉपिक्स होंगे।
ठीक है ना। वो बेसिकली आईआईटीज वगैरह के लिए पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आपको टीसीएस स्टडी मटेरियल में जो मिलेगा आपको, वो आपको इस सब्जेक्ट से ही है। बट पियर्सन वाले में ये तो रहेंगे ही, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो 9, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको जो भी हेल्प होगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे जब इंस्टीट्यूट लॉकडाउन के बाद खुल जाए उसके बाद आ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसमें। लाइट क्या है दोस्तों? ये लाइट दोस्तों, लाइट जो है ना शुरू से बहुत पेचीदा चीज आता है। बहुत साइंटिस्ट लोग इसको समझने की कोशिश किए, लेकिन समझ में कई बार कई बार लोग इसको समझने की कोशिश करते थे, बट कभी ये पार्टिकल निकलता था, कभी ये वेव निकलता था। पार्टिकल्स और वेव क्या है, क्यों बोलते हैं ये चीज? पार्टिकल्स का मतलब होता है कि उसके पास अगर हम ये कहीं फेंक रहे हैं तो ये पार्टिकल है, सीधा ही चलेगा, अपने ही ट्रैजेक्टरी पे चलेगा, ये है पार्टिकल। तो पार्टिकल जब भी चलेगा अपने ट्रैजेक्टरी पे चलेगा, वो फैल नहीं सकता है, वो फैल नहीं सकता है। और वेव क्या है? मतलब कि कहने का मतलब ऐसा समझे कि अगर कोई पार्टिकल, अगर उसको हम यहाँ से फेंकें, यहाँ से अगर एनर्जी दिए तो वो एनर्जी इसी पाथ में लेके इधर आएगा, ठीक है, और वो पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके चला यहाँ से, ठीक है। लेकिन वेव में क्या होता है, वहां भी हम लोग एनर्जी भेजते हैं, लेकिन वो एक ट्रैजेक्टरी पाथ में नहीं आता है, वो फैल के आता है। इससे दो बात समझ में आता है कि सर क्या एनर्जी ट्रांसफर के लिए मास का आवश्यकता है? आंसर है हाँ। क्या सिर्फ मास से ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ठीक है। तो अगर मास के साथ एनर्जी भेजना है तो हमारे पास पार्टिकल्स है, पार्टिकल पे किसी को फेंक दीजिए, किसी को मार दीजिए, तो उसके पास एनर्जी है। लेकिन अगर एनर्जी भेजने के लिए सिर्फ मास की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है, आप वेव के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो वेव क्या है? तो वेव बेसिकली बच्चों एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना। और डिस्टर्बेंस जब आगे मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव। जैसे मान लो कि एक धागा, इसको यहां डिस्टर्ब किए ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा, ये थोड़ी देर के बाद ऐसा, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा, फिर यहां से रिटर्न होके फिर वापस आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बार एनर्जी लगाया और वो ऐसे गया और फिर ऐसे आया, आता है ना, आप लोग देखते हो रियल लाइफ में। ये क्या है? ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर हुआ क्या? ऐसा नहीं। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए मास ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब हम एनर्जी मास के थ्रू भेजते हैं तो वो अप्रोच होता है पार्टिकल अप्रोच। जब एनर्जी बिना किसी मास ट्रांसफर के भेजते हैं उसको बोलते हैं वेव अप्रोच, ठीक है। ओके, दूसरी बात कि पार्टिकल का जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, वो अपने ट्रैजेक्टरी पे ही चलता है। लेकिन जो वेव होता है वो एक फिक्स ट्रैजेक्टरी पे नहीं चलता है, वो फैलता है, ठीक है। तो लाइट क्या है? बेसिकली लाइट भी एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी। तो क्या वो अपनी एनर्जी को कैसे भेजता है? तो वो अपनी एनर्जी को दोनों तरीके से भेज सकता है, या तो पार्टिकल से या तो वेव नेचर से। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि लाइट का दो नेचर है, लाइट का दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। ओके, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो अब बोलोगे सर अभी तो बोला पार्टिकल मतलब मास, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको समय के साथ ये आगे समझ में आएगा कि पार्टिकल नेचर में मास होना जरूरी नहीं है। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। लाइट के पास दोनों नेचर है, ठीक है। तो अगर सर जब पार्टिकल नेचर की बात करें तो क्या लाइट का मास आता है? आंसर नहीं, वहां पे उसका मोमेंटम ट्रांसफर आता है। आपने
पढ़ा था ना, आपने कभी पढ़ा होगा पता 9th में अपने इंस्टीट्यूट में कभी ना कभी पढ़ा तो P बराबर m into v, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। बट मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। ये कुछ जगह पे काम आता है और मैक्सिमम जगह न्यूटन मैकेनिक्स में ये काम आता है, पर न्यूटन मैकेनिक्स में नहीं पढ़ेंगे तो ये काम में नहीं आएगा। मोमेंटम का असली डेफिनेशन होता है E अपॉन v, दैट इज एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए मास का आवश्यकता है, मतलब मास का ही आवश्यकता, ये कहना गलत है, ठीक है। मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी का होना आवश्यकता है, ठीक है। तो एनर्जी का होना अति आवश्यक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में अगर हम पढ़ेंगे तो वो कैसे अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा, क्या मास के थ्रू? आंसर है नहीं। क्या एनर्जी के थ्रू? आंसर है हाँ, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल का नाम होगा फोटोन, फोटोन, ठीक है ना। तो फोटोन क्या है? ये एक स्पेशल पार्टिकल है, इट इज अ स्पेशल पार्टिकल, स्पेशल पार्टिकल which can transfer momentum but it does not possess mass, does not possess mass। आई बात समझ में? तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है और उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फोटोन थ्योरी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके पास मास होता है? आंसर नहीं। क्या मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है? हाँ। और जो मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है वही पार्टिकल है, ठीक है। तो आज के बाद से इसको समझ के रखें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इनएप्रोप्रिएट है, अधूरा फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। वेव नेचर में क्या मोमेंटम ट्रांसफर होता है? आंसर नहीं। वो तो वहीं पे है, वो वहीं पे, जैसे आप ऐसे समझे कि 10 लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और सब आप लोग एक दूसरे को पकड़ के रहिए, ठीक, और हम एक को अगर ऐसे डिस्टर्ब करें तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या हम पूछे क्या आप कहीं मूव किए? आंसर है नहीं। एनर्जी चला गया? आंसर है हाँ, ठीक है। तो आप वहीं खड़े हैं, आपका मोमेंटम वही है, लेकिन एनर्जी चला गया क्या? आंसर है हाँ। ये जो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी है, इस नेचर को हम लोग कहते हैं वेव नेचर। आई बात समझ में? तो ये हो गया वेव नेचर, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब कहने का मतलब लाइट, अब जो लाइट एनर्जी दे सकता है वो किस माध्यम से? इस माध्यम से या इस माध्यम से? आंसर है दोनों माध्यम से, ठीक है। तो समझ में आता है कि अच्छा, जब हम इसके वेव नेचर को पढ़ेंगे, जब लाइट वेव के तरीके से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, उस समय पढ़ेंगे वेव नेचर को। और जब लाइट अपना एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर के थ्रू यानी कि फोटोन के थ्रू भेजेगा, तब हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्टिकल नेचर, ठीक है। दोस्तों बहुत लड़ाई हुई इस पे, बहुत लड़ाई हुआ। न्यूटन साहब इसमें भी आए थे। न्यूटन साहब ने पहले क्या बोला लाइट को कि लाइट एक पार्टिकल है, मतलब लाइट पार्टिकल, इसका नाम उन्होंने कॉर्पुसल्स दिया। उन्होंने बोला कि लाइट जो है ना वो कॉर्पुसल से बना है। सुनिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, बट आगे जाओगे तो इंपॉर्टेंट आएगा, 12th में पढ़ना है। कॉर्पुसल्स, उन्होंने बोला कि लाइट जो है बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। और जब वो हमारे आंखों पे पड़ता है तो हमारे रेटिना को हिट करता है, ठीक है। और उसके हिट करने के कारण हमारे दिमाग में सेंसेशन होता है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि लाइट अलग अलग कलर्स के क्यों दिखाई देते हैं। उन्होंने बोला कि हर कलर का जो कॉर्पुसल्स है, लाइट का जो कॉर्पुसल्स है, उसका साइज अलग अलग है। तो अलग अलग साइज मतलब अलग अलग कलर, ये उन्होंने बोला। और भी दो चार बातें, टेक्निकल बातें हैं कि लाइट अगर पड़ेगा तो कोलिजन करके वापस आएगा, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और इस दौरान वो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। समझ
समझिए बात। तो उन्होंने तो उसका पार्टिकल डिसाइड कर दिया कि वो एक पार्टिकल है और सारी चीजों को लिख दिया। इस थ्योरीज का नाम है न्यूटन्स कॉर्पuscles थ्योरी, जो कि बिल्कुल गलत हो गया जी। और बहुत सालों तक हम लोग ये गलत चीज पढ़ रहे थे। फिर हमारे सामने हाइजेन आया। हाइजेन साइंटिस्ट का नाम है हाइजेन। हाइजेन ने ये बताया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। ठीक है, न्यूटन साहब ने, याद रखिए दोस्तों, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, उन्होंने अपने दिमाग से उन्होंने बताया था ये सारी बातें सोच के, उसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं था। अब न्यूटन जी तो न्यूटन जी हैं, उनकी बातों को कौन काटे। तो वहां से हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि न्यूटन जी जो बताया उसको सही मान के चलना है, तो हम लोग सही मान के चल रहे थे और सब कुछ लगभग सही आ भी रहा था। बट थ्योरेटिकली ये रॉन्ग किसने प्रूव किया? हाइजेन ने। हाइजेन ने क्या बोला कि भाई साहब लाइट वेव नेचर का है, वेव नेचर का है, ये इसके पास कॉर्पuscles नाम का कोई भी चीज, ये सब गलत है, ये वेव नेचर का है और ये अपने एनर्जी को सिर्फ वेव के थ्रू ही ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, उन्होंने ये बोला, बट उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। और न्यूटन जी तो न्यूटन जी हैं, उनको उनके बात को सिर्फ थ्योरेटिकली कोई दूसरा बात करके काट दिए तो हो नहीं सकता था, उसके लिए प्रूफ चाहिए था। तो हाइजेन साहब ने ये बोला था कि लाइट जो है इंटरफेरेंस शो करता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा समझिए कि लाइट फैलता है, वेव नेचर का मतलब होता है फैलना। जैसे आप अपने, जैसे बगल वाले, मान लीजिए एक टब है, उस टब में अगर आप एक ड्रॉप, अगर एक पेबल छोटा सा पत्थर गिरा दे तो क्या होगा? ऐसे फैलेगा, फैलेगा। तो क्या फैलता है, वेव क्या होता है, वो एक फैलता है, वो चारों तरफ फैलेगा। तो दो सोर्स है और इधर से लाइट निकला और इधर से लाइट निकला, क्या ये दोनों मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब दोनों फैलता है। मैं आपसे बात अगर बताऊंगी, यहां से लाइट निकल रहा है तो फैलेगा ऐसे ऐसे, क्या ये दोनों, इन दोनों का मिलन हो रहा है? आंसर बिल्कुल। ये तभी मिलेंगे जब ये फैलेगा। और फैलता कौन है? तो वेव। फैलता कौन है? तो पार्टिकल थोड़ी ना फैलता है। आप इसको मान लो कि इसको फेंकेंगे इधर, तो क्या चौक फैल गया क्या चारों तरफ? नहीं। लाइट को जलाएंगे, लाइट चारों तरफ रोशनी देगा क्या? हाँ, तो फैलता है। तो अगर ये दोनों फैला और ये दोनों मिला तो यहां पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे अजीब पैटर्न आता है, एक लाइट बनता है, एक डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क, इस तरीके का फ्रिंज बनता है। और ये किस लिए बनता है? क्योंकि ये फैल रहा है, क्योंकि ये फैल रहा है, तब जाके आया। और अगर फैल रहा है तो लाइट का कौन सा नेचर हो गया? वेव का। अगर ये पार्टिकल नेचर तो सीधा जाता, सीधा जाता, ये थोड़ी ना मिलके ये सब बनाता। हमको एक यहाँ लाइट मिलता है, एक यहाँ लाइट मिलता है, यहाँ थोड़ी ना मिलता। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमको पूरे जगह पे ऐसा लाइट मिलता है और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट फैलते हैं। तो हाइजेन ने ये बातें थ्योरेटिकली कही थी, प्रैक्टिकली नहीं कहा था इन्होंने। प्रैक्टिकल कौन किया? इनके स्टूडेंट्स। इनके एक स्टूडेंट थे, नाम था इनका यंग्स। ओके, यंग इनके स्टूडेंट थे, मतलब हाइजेन के स्टूडेंट थे। और उन्होंने एक्चुअली उनके सेटअप में कुछ गड़बड़ी था, इसके कारण नहीं आ रहा था। तो यंग ने क्या किया? यंग ने क्या किया कि उसी एपरेटस में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया उन्होंने, और देखा कि हमारे गुरुजी जो बात कह रहे थे वो सही था और हमको फ्रिंजेस दिखे हमारी पट्टियों पे। तब जाके ये प्रैक्टिकली प्रूव हो गया और न्यूटन का थ्योरी गलत साबित हो गया। उस दिन से एक अजीब ब्रेक थ्रू हुआ और समझा गया कि जो न्यूटन का थ्योरी था वो गलत था, उसको काट दिया गया और हम लोग फिर पढ़ने लगे लाइट क्या है? वेव है। तो ये बात यंग ने प्रूव कर दी। और यंग के इस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके सिलेबस में अभी नहीं, आप 12th में पढ़ेंगे इन चीजों को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको दोस्तों वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में रखा जाता है। ठीक है ना, जो कि न्यूटन के बाप को चैलेंज कर दिया। चैलेंज बड़ा होगा तो नाम भी बड़ा होगा, तो उन्होंने ऐसा दिखाया।
थोड़ा दिन चला, सब सही चला। अब पूछोगे सर फिर कोई दिक्कत है? तो सर हाँ फिर दिक्कत आया। अब दोस्तों आ गए ये प्लैंक, आइंस्टाइन। उन्होंने दिखाया कि अगर यहाँ पे लाइट अगर पड़ रहा है तो मोमेंटम ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल रेस्ट पे है और ये बॉल मोशन में, इसको मारेगा तो ये भी तो हिल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि लाइट जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर निकल रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जब एक इसको मारे जोर से, ये अपना मोमेंटम यहाँ ट्रांसफर करे और ये इसको बाहर निकल के बाहर फेंके, ये तभी हो सकता है। तो ये नेचर को, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट आपके लिए ये इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे ही बताया कि नहीं बाबू ये तो वेव से नहीं हो सकता था, ये होगा तो पार्टिकल से ही होगा। अभी बोला बाप ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप बोल रहे हो पार्टिकल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है, सही तो वो भी है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली है वो। उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट से तो वो वेव था, आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल, ये भी बोला तो ये भी तो प्रैक्टिकल है, दोनों प्रैक्टिकल हो गए। एक शो कर रहा है वेव नेचर, एक शो कर रहा है क्या, पार्टिकल नेचर। अब बड़ा असमंजस घमासान। अब आइंस्टाइन जी आए, इन बातों में सुलह कराए, और सुलह कराने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोग झगड़िए नहीं, लाइट दोनों है, वो वेव भी है वो पार्टिकल भी है। और तब से हम लोग ये मानने लगे कि लाइट के पास डुअल नेचर है, डुअल नेचर, वो वेव भी है वो पार्टिकल भी है। आई बस समझ में? तो कब कब पढ़ेंगे वेव और पार्टिकल? तो जब उसके वेव नेचर को पढ़ेंगे तब हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, और जब उसके पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे तो जैसे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना होगा तो हमको पार्टिकल नेचर देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा तो हमको वेव नेचर देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है लाइट को लेकर। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो इतना सारा झमेला के बाद हम ये समझ जाए कि लाइट का डुअल नेचर है, एक वेव नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और इसके पार्टिकल नेचर में पार्टिकल के पास मास होगा, आंसर नहीं, वो फोटोन होगा। क्या मोमेंटम ट्रांसफर, तो क्या मास के लिए मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है? आंसर हो सकता है, ठीक है। तो एक एक जीता जाता एग्जांपल फोटोन, ठीक है। खैर हमको इस नेचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। इसमें इस वेव नेचर में, इस वेव नेचर के हिसाब से आपके जितने भी इसके टाइप, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक है कॉम्पटन इफेक्ट। दोस्तों ये सारी बातें जो है आपको आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है तो आप इसमें चर्चा कर लेंगे, हमने इंट्रोडक्शन कर दी काफी सारा, इसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कभी टाइम मिला तो हम आगे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपको आएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या है दोस्तों? फैलना। हम एक टॉर्च जलाएंगे और पास में है तो थोड़ा सा छोटा सा दूर जाएंगे तो क्या होगा? फैलेगा, ठीक है ना। वो डिफ्रैक्शन की वजह से फैलता है, इसी को डिफ्रैक्शन फिनोमेना और डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन भी कौन कर सकता है? वेव कर सकता है। फैलने वाला काम वेव ही करता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग के सिलेबस में जो ये पढ़ना है, ठीक है, ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ये सब अभी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आपको धीरे धीरे जो 12 में जाओगे सबको ये 12 में सब कुछ पढ़ना है, बट आपको 10th में यही दोनों पढ़ना है, ठीक है। इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया क्या होता है कि दो सोर्स है, दो सोर्स, और इनके फैलने की वजह से जो फ्रिंजेस बनते हैं, जो फ्रिंजेस बनते हैं इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। मतलब
ओरिजिनल होना ही इंटरफेरेंस है, ठीक है। और उससे जो ये पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है। और डिफ्लेक्शन क्या होता है? तो एक सोर्स है, अगर यहां से देखा तो यहां सोर्स है और इसको बोलते हैं बेसिकली ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां से अगर लाइट देंगे तो सिर्फ यहीं तक नहीं दिखाई देगा आपको, इधर भी दिखाई देगा, मतलब इतना ही दूर का नहीं दिखाई देगा आपको, यहां भी लाइट मिलेगा। ये होता है डिफ्लेक्शन, है मोटे तौर पे। इसकी बहुत मैथमेटिक्स है इसके पीछे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन, यही हमारे टॉपिक में है मुख्य रूप से, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर ध्यान रिफ्लेक्शन पे चलेंगे और पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक छोटा सा चीज और देखें, एक छोटा सा चीज और देखें। मान लीजिए वेव है, ठीक है ना, जैसे लाइट की बात करें, ठीक है। अगर लाइट के वेव नेचर की बात करें तो ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये क्या होता है आगे आपको समझ जाएगा, बस अभी तक के लिए समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्चुएट करेगा तो इन दोनों के परपेंडिकुलरली लाइट निकलता है। ये है लाइट, ये निकला लाइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और वो ऑसिलेट करेंगे तो यहाँ से लाइट निकलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इधर लाइट मूव करता है। छोटा सा बस एग्जांपल है आपके लिए, ये ऐसा है, ये निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और जितने देर में ये जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, जो कि 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए सारी बातें, ठीक है। दूसरा, आपको स्पेक्ट्रम पता है कि नहीं? देख लीजिए यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली यहाँ पे इंफ्रारेड रे, ऐसे देखो, यूवी अल्ट्रावायलेट। हमारे पास जो विजिबल रीजन है वो ये है, विब्रियोर, आपको शायद पता हो, ये जो धनुष विब्रियोर, इसके बाद जो है वो इंफ्रारेड होगा, ठीक है। और ये यूवी रे, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आएगा तो सभी में लाइट आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी जो दिखता है वही लाइट है, नहीं। लाइट ऐसा भी हो सकता है जो नहीं भी दिख सकता है, ठीक है ना। आपको इतना ही दिखता है बस। हमारे आंख का सेंसेशन यही है, जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। इसके बाद जो वो इंफ्रारेड होगा, इसके पहले अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद जाएंगे तो माइक्रोवेव, जैसे से बढ़ गई अलग अलग सीक्वेंस है। तो आपके नॉलेज में वो आप इतने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इतना देख सकते हैं, इसके बाद इंफ्रारेड, इसके पहले अल्ट्रावायलेट, ठीक है। ये सारी बातें आप लिख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और लिख लीजिए, एक बात और देखिए, मैं आपको समझाऊं। अगर लाइट किसी भी मीडियम पे गिरता है, अगर ये लाइट किसी भी मीडियम पे गिरता है, ठीक है, तो दो चीज हो सकता है, 3 चीज हो सकता है। एक तो रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा एब्जॉर्ब, और तीसरा ट्रांसमिट। ये दोस्तों आप याद रखिए, अगर ये इंसिडेंट रे है, देखिए आप लिख लीजिएगा, ये इंसिडेंट
ये है रिफ्लेक्टेड, ये एब्जॉर्ब, ये ट्रांसमिटेड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब जो इंसिडेंट यानी कि जितना लाइट एनर्जी गिरेगा उस एनर्जी का तीन चीज हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। चौथा चीज नहीं हो सकता। मतलब जितना 100 जूल एनर्जी को इस पे देंगे, एनर्जी जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, 100 जूल देंगे तो हो सकता है कि 20 जूल इधर चला जाए, 30 जूल ये रख ले, 30 20 50 और 50 को छोड़ दे बाहर, ऐसा हो सकता है, और यही होता है। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, कौन कितना एब्जॉर्ब करेगा, कौन कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कौन कितना ट्रांसमिट करेगा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल का, वो हम लिखते हैं यहाँ पे। होप कि आपको समझ में आ जाए। जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका तीन पोर्शन है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन। ये वेव के लिए है, ठीक है ना। तो जो वेव यहां गिरेगा, हम लोग सिर्फ वेव नेचर ही पढ़ रहे दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो जो वेव गिर रहा है, जितना एनर्जी गिरा रहा है इस पे, वो उस एनर्जी का तीन चीज हो सकता है, ठीक है। या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा, या तो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये कहानी, ठीक। अगर हम दोनों साइड आई से डिवाइड कर दे, दोनों साइड आई से डिवाइड कर दे, तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा, इसको बोलते हैं रो, ये इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं टाउ। इसको टाउ बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए। टाउ 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 कई सिंबल्स आएंगे तो आपको याद होना चाहिए। इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। इसको बोलते हैं अल्फा, ये तो पता होगा आपको। इसको बोलते हैं रो, रो ना नहीं, रो सिंबल है, ठीक है। और ये 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिसिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ठीक है। अब कोई बॉडी कितना रिफ्लेक्ट करेगा वो उसके रो पे डिपेंड करता है। एक बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा वो इसके अल्फा पे डिपेंड करता है, और एक बॉडी कितना ट्रांसमिट करेगा वो इसके टाउ पे डिपेंड करता है। आई बात समझ लो। और ये तीनों जुड़ के एक आने वाला है, वो तो पक्की बात है। फॉर एग्जांपल, दोस्तों अगर देखें कि मान लीजिए एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल फॉर अ मटेरियल, ठीक है, अल्फा बराबर 0.6 है और रो बराबर 0.2 है, तो टाउ क्या होगा, टाउ क्या होगा आपको पता है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ बराबर 1 होता है। अल्फा रो दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो गया 1 माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो 0.8 आएगा, ये 0.2, ठीक है। अब आपसे पूछा कि अगर ये 100 है, अगर ये 100 जूल गिरा तो ऐसे बॉडी का, इस मटेरियल का, वो रिफ्लेक्ट कितना करेगा, रो, यानी कि 20 जूल रिफ्लेक्ट कर देगा। 100 का 0.2 20 जूल, अल्फा 0.6 मतलब 60 जूल ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और 0.2 यानी कि 20 जूल ये ट्रांसमिट कर देगा। मतलब कि 100 जूल अगर लाइट गिरा इस पे तो 0.2 क्या होगा, यानी कि 20 जूल, 20 जूल मतलब क्या 0.2 into 100, ठीक है ना। इतना रिफ्लेक्ट कर जाएगा, 0.6 into 100 मतलब 60 जूल क्या होगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, और 0.2 into 100 20 जूल क्या करेगा, बाहर भाग जाएगा। तो 100 जूल ये तो मिला के 100 जूल हुआ। एक बात दोस्तों आप याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोगों को अभी प्रेजेंट केस के लिए इस पे कोई ध्यान नहीं देना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मानेंगे कि टाउ 0 है, टाउ क्या है 0 है, मतलब रिफ्लेक्शन का केस पढ़ रहे हैं तो हमसे ये मत पूछिएगा कि
उस समय कितना रिफ्रैक्ट हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब आइडियल केस में टाउ क्या है, 0 है, मतलब जो लाइट पड़ रहा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, आइडियल केस में, ठीक है ना। अल्फा वाला नहीं पड़ रहा है, टाउ ट्रांसमिट में रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। ये पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और समझेंगे उसके पास सिर्फ रो है, अल्फा टाउ नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन में, ट्रांसमिशन हम लोग उसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, अल्फा के बारे में हमको कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो रेडिएशन वगैरह पार्ट में आता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये बातें समझ में आनी चाहिए। एक बार हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, ये हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है, ओके, चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोस्तों देखें तो एक लकड़ी में आप अपना फेस नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आईने में देखें तो दिखाई देता है। तो आईना में क्या है, बेसिकली आईना के पीछे क्या लगा हुआ है, आईना के पीछे क्या लगा हुआ है, आईना के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का, आप देखे होंगे ये ग्लास होता है और उस ग्लास के पीछे क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन चढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसको सिल्वर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि इस मटेरियल का रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हमको फोटो दिखता है, समझ आ रहा है ना, इसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, ये इसका ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत पुअर होता है, ठीक है। अगर हम मान लें कि अल्फा 0 है इसका, तो रो प्लस अल्फा प्लस टाउ क्या होता है, 1, अल्फा 0 है तो रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1। तो रो अगर बहुत अच्छा है, मान लो कि 0.98 है, ये तो 0.01 होगा, 0.2 ही होगा, होता है, बट ये बहुत छोटा होगा, दैट कैन बी नेगलेक्टेड, ओके। तो इसीलिए हम सिल्वर का बल्ब लगाते हैं, तो इसलिए हमको फेस दिखता है, उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। आई बात समझ में, ओके, चलिए। ओके, एक चीज और देखते हैं फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन होने के लिए जैसे मतलब आपको दिखे, आपको पिक्चर दिखे, आप देख पाओ अपने पिक्चर को, इसके लिए जो होता है ना, 2 चीज का आवश्यकता है, एक तो उसका रिफ्लेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए और दूसरा वो स्मूथ होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तभी दिखेगा। आप शीशे का बुरादा ले लीजिए, शीशे का चूर करके बुरादा ले लीजिए, उस बुरादा को एक जगह पे चिपका दीजिए, पूरा फेविकॉल को चिपका दीजिए पूरा, और उसमें शक्ल देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा, है तो वो शीशा ही। आप आईना को तोड़ के और सबको पीस के और एक जगह चिपका दीजिए, आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रफ हो गया है, क्या हो गया है, रफ हो गया है, इसलिए आपको उसमें अपना शक्ल नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो शक्ल दिखने के लिए, यानी कि परफेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको 2 चीज का आवश्यकता है, एक तो उसका रिफ्लेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो स्मूथ होना चाहिए, ओके। तो देखिए रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन में 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेसेस। तो रफ सरफेस में क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा, मान लो जिसपे मान लो लाइट पड़ा, ठीक है, अब ये लाइट पड़ा, ऐसा निकल गया, ऐसा हो गया,
ठीक है, मान लेते हैं कि ये बहुत दूर से यहां से आ रहा है। एक बात याद रखिए दोस्तों, दूर से जो रे आता है ना उसको पैरेलल डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट से आ रहा है, क्या ये एक ही ऑब्जेक्ट पर मिल रहा है? नहीं, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला है, इसीलिए रफ सरफेस में आपको इमेज नहीं दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और। दूसरा रिफ्लेक्शन होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब ये वाला देखिए जैसे, ठीक है, यहां देखिए जैसे मान लो कि ये रे फिर वो कोई पॉइंट से आ रहा है, तो पॉइंट से बहुत दूर है तो रेस को पैरेलल मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये आ जाएगा, ये चला गया, बताइए, ठीक है, गया ना? अब मान लीजिए कि चलिए हम आपको पॉइंट से निकाल के देते हैं ताकि समझ में आए आपको। मान लीजिए इसी पॉइंट से, ठीक, चलिए यहीं से ऐसा गया, ठीक, और ये ऐसा कर दिया, इक्वल एंगल बना के आपने एक बड़ा वन इक्वल एंगल बना निकलता है। हम यहां भी देखेंगे ये, ठीक है। अब देखिए इसको, ये दोनों मिला नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बैक ट्रेस करेंगे, यहां पे मिलेगा, यानी कि इसके ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ये दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है। आंसर है हाँ, इसलिए आपको इसमें इमेज दिखता है आपको। इसमें देखिए हम एक ऑब्जेक्ट से निकाल के आपको दिखाए थे, हम एक ऑब्जेक्ट से निकाल के दिखाए थे, वो भी देखिए, समझिए भाई चीजों को वैसे भी समझा सकता है। चलिए मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट हम एक रे निकाले, अब यहाँ पे ये नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये निकल गया, ठीक। फिर मान लीजिए यहाँ पे गया, ये निकल गया, ठीक। फिर अब देखिए ये दोनों मिलेगा अभी भी जीवन में, ये दोनों यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नहीं मिल दिखाई देगा, और वो भी सारे के सारे रेज नहीं मिलेंगे, उसमें से जो भी रे होगा सब मिलेगा। देखिए अगर ये होता, ये यहाँ मिलेगा, सब मिलेगा, जितने भी रे निकलेंगे इधर से सब का सब बैक ट्रेस में एक ही जगह पर मिलेगा, इसलिए आपको इमेज दिखता है। याद देखिए यहाँ पे ये ऐसा मान लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा पीछे, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये और ये मिला यहाँ पे, ये मिला यहाँ पे, फिर अब किसको मिला है? अब इसको कोई भी मिला लीजिए, इसको और इसको मिला लीजिए, ये तो रहेगा यहाँ पे और ये कभी नहीं मिलेगा, जबकि सारे के सारे रेस को मिलने चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, ये वहां कहीं जाके मिलेगा। मतलब सारे के सारे रे मिलके एक जगह पे एक इमेज नहीं बनाएगा, तो इसलिए आपको दोस्तों इसमें आपको इमेज दिखने वाला नहीं है, लेकिन इसमें इमेज दिखने वाला है, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में दोस्तों यही पढ़ना है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, आपको पूछता है ये सारी बात, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहां पर प्लीज लिखिए, लिखना हो तो always do not meet at single point, ठीक है। इसमें always meet at single point, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं आईना बनाने के लिए, ग्लास के पीछे लगाते हैं। तो ग्लास ही क्यों लेते हैं, लकड़ी के पीछे क्यों नहीं लगाते हैं? तो बेटा ग्लास बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ, ठीक है ना। एक पूरा ग्लास अगर है तो बहुत स्मूथ होता है, उस पर आराम और पीछे लगा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ गया, स्मूथ भी हो गया, तो अच्छा सा इमेज भी दिखाई देता है, ठीक है। और हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर आते हैं। चलिए रब करिए से, ओके।
तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, सो बच्चों हम लोग पढ़ लिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और मुख्य रूप से हमको जो भी केसेस पढ़ रहे हैं वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के पढ़ रहे हैं। ओके, और हम लोग आते हैं, देखते हैं सब नोमेनक्लेचर टू बी रिमेंबर्ड, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ नोमेनक्लेचर है इसमें, वो ऐसा है कुछ। ये इंसिडेंट रिप, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रिप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रिप, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, ये है आई, ये है आर, ये मान लीजिए अल्फा। ओके, तो ये एंगल, ठीक है। ओके, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है दोस्तों? ये है एंगल आई, ठीक है। एंगल आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, फिर आता है दोस्तों एंगल आर। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ओके, फिर आता है दोस्तों एंगल अल्फा। अल्फा क्या है? इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। और ये क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। ओके, एक और चीज देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसका डायरेक्शन तो ये है ना, वो तो ऐसे जाना चाह रहा था, वो शीशे की वजह से क्या हो गया? मुड़ गया। तो कितना मुड़ा? इतना, यानी कि इधर आ रहा था और इसको ये ऐसे मुड़ गया। सो दैट इज इस डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो ये है क्या? एंगल बिटवीन ट्रेस ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड। ये तो इसको आप लिख ले और ध्यान में रखिए सारे नोमेनक्लेचर्स को। हम लोग बार-बार इसका यूज करेंगे आने वाले सवालों में। सो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके दोस्तों, लॉज एक्चुअली लॉ क्या होता है? मतलब अगर पूछा आपसे लॉ क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? तो देखिए, आपको बताते हैं कि जैसे फिजिक्स क्या है बेसिकली, अगर बात करें तो फिजिक्स है बेसिकली दोस्तों नेचुरल फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड लॉज, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें कि एक आदमी चल के आया बहुत दूर से और बोला कि हम पूछे उससे कितना दूर चल के आए हो, तो बोला 10 किलोमीटर चल के आए, ठीक है। तो वो जो दूरी तय करके आया, तो दूरी तय करना इज अ नेचुरल फिनोमेना, है कि नहीं? लेकिन क्या हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हम दूरी को मैथमेटिकल रूप से जान सकते हैं? आंसर है हाँ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, हम उसको आराम से क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो दूरी यानी कि लेंथ दोस्तों हुआ आपका फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे बात करें कि हम दो फ्रेंड हैं, ठीक है, सामने से मान लीजिए कोई आया, ठीक है, और हम उससे पूछे कि बताओ
हम बोले क्या देखो ये कितना सुंदर है, और बगल वाला बोला कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है, सुंदर थोड़ी ना है। तो दोस्तों हम दोनों का बात जो है अलग अलग हो गया। मतलब ब्यूटीनेस का डेफिनेशन मेरे लिए कुछ अलग है और दूसरे बंदे के लिए कुछ अलग है, ठीक है। तो ब्यूटीनेस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको कोई क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये 10 ब्यूटी है और ये बोल दे कि 11 ब्यूटी है, ऐसा नहीं है। तो ब्यूटीनेस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन दूरी जिसको डिफाइन कर सकते हैं वो कैसा क्वांटिटी हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ठीक है। उसी तरह लॉज, लॉज क्या होते हैं, लॉज वो चीज है, एक तो सबसे पहले बात है लॉज वो चीज का कोई प्रूफ नहीं है और जो आपके चाहने से भी नहीं बदलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आए तो उसको इंडिया का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे, और उस पर वो कोई तर्क भी नहीं कर सकता। और अगर हम जाए अमेरिका में तो मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जिसका कोई भी मेरे चाहने या ना चाहने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लॉज इज अ लॉ जिसका कोई प्रूफ नहीं है और जिसको मानना है आपको हर हाल में, क्योंकि नेचर उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा जाए कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन बी इन मोशन, ये क्यों है, इसका क्या कारण है, तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ऐसा होता है, नेचर में ऐसा चलता है, ठीक है, इसीलिए इसको लॉ बोला गया। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से हम लॉज से और मैथमेटिक्स से किसी भी नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब इसमें भी एक लॉज आता है, उसको ध्यान से देखिए। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, if it is I, if it is R, ये है I, ये है R, ओके। सो लॉ, पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल I is equal to एंगल R, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। ये लॉ के हिसाब से देखा गया है, ठीक है। तो हालांकि इसका देखिए कुछ लॉज के प्रूफ बाद में आ जाते हैं, कुछ लॉज के प्रूफ जो है वो बाद में आ जाते हैं, ठीक है ना, बाय कंसीडरिंग सम ऑफ द आइडियलाइजेशंस, बट लॉ पहले आता है, ठीक है ना। हो सके तो प्रूफ अगर आता है तो हम पढ़ते हैं, अगर नहीं आता है तो हमको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दूसरा I इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ओके। अब दोस्तों अब कहने का मतलब कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता, नीचे वाला क्या रट लेते हैं वो, बट इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, काफी अच्छी बात है, इसको समझ गए, ओके। तो देखें सबसे पहला जो है एंगल I बराबर एंगल R, ये तो लॉ है, ये तो देखा गया। ये कैसे देखा जाता है, पहले तो देखिए कि जैसे मैं बताऊं, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट भी गिरा, ओके, और ये ऐसे है, ठीक। हमने इस प्लेन पे एक ये लगाया रिसीवर, ठीक है, और यहाँ से इंसिडेंट रे गिरा और ये रिफ्लेक्टेड रे गया। हम इसको इसी प्लेन पे अगर हम देखें तो हमको ये यहाँ से यहाँ जब ये यहाँ पे आएगा तब हमको वो रे दिखता है। तो हम नॉर्मल में और इस एंगल जब देखते हैं तो आई अगर ये 30 डिग्री है तो हमको दूसरा रे 30 डिग्री पे मिलता है एक्सपेरिमेंटली, ओके। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहली बात तो ये, अगर एंगल आई 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये भी 30 डिग्री पे ही मिलेगा रिफ्लेक्टेड है, और ये जो है ये मूव कर रहा है, ये एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ प्लेन का कंसेप्ट क्या है, प्लेन किसको बोलते हैं दोस्तों, आज ये पढ़ेंगे और हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए जैसे आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा फिगर, सबसे इनिशियल फिगर क्या है, तो पॉइंट, ठीक है, क्या है, पॉइंट। मैथमेटिक्स में सबसे छोटा फिगर क्या है, पॉइंट, ओके।
उसके बाद पॉइंट 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 मिलके क्या बनाता है, लाइन। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मिला के क्या बना, लाइन। ओके, उसी तरह लाइन 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 जोड़ के क्या बना, प्लेन। क्या बोला गया, प्लेन। उसी तरह बहुत सारे प्लेन को जोड़ा जाएगा तो क्या बना, वॉल्यूम या स्पेस। ठीक है, ये देखिए, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। तो ऐसे ऐसे प्लेन इसमें कितने हैं, इसको बोलेंगे वॉल्यूम और स्पेस, वॉल्यूम और स्पेस। ठीक है, अब दोस्तों हम आपसे पूछें कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट। एक प्लेन में कितने लाइंस, इनफाइनाइट। एक वॉल्यूम में, एक स्पेस में या फिर स्पेस में कितने प्लेन्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, बहुत सारे, इनफाइनाइट। बहुत सारे प्लेन है, इनफाइनाइट। ओके, तो चाहे इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम। अब देखिए, अब इसका दूसरे वाले का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए दो प्लेन दिए हमने, ठीक है, ये मान लीजिए पहला और ये है दूसरा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस प्लेन में अगर इंसिडेंट रे है तो इसी प्लेन में इसका नॉर्मल भी होगा और इसी प्लेन में इसका रिफ्लेक्टेड भी होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्लेन का, अगर इसमें कोई इंसिडेंट रे है तो इसी प्लेन का नॉर्मल होगा और इसी प्लेन का क्या होगा, और इसी प्लेन का क्या होगा, आपको ये होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट इसका हो और रिफ्लेक्टेड रे इसमें जाके गिर जाए। ठीक है दोस्तों, अगर ये यही बोलता है कि आई एन आर और लाइन सेम प्लेन, देखिए आई एन आर, ये आई एन आर, ये एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन में है। इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन में हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंसिडेंट के नॉर्मल एक प्लेन में रहता और रिफ्लेक्टेड दूसरे प्लेन में जाता तो प्राण निकल जाते हैं दोस्तों इस सवाल बनाने में। ठीक है, तो ये तो भले की बात है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, आई एन आर और लाइन सेम है। ठीक है, और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है, ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए पूरे क्लासरूम में देखा जाए तो ऐसे ऐसे बोर्ड कितने लगाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एक शीट अगर बना लिया जाए, इसको प्लेन क्या एक शीट है बेसिकली, अगर इसको काट के निकले, अगर इसको हम काट के निकाले इस प्लेन इसमें से, वॉल्यूम में से, एकदम शीट निकले, पतला सा शीट। तो वैसे पतले शीट पतला शीट पतला शीट कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। उसी तरह मान लीजिए बोर्ड भी एक प्लेन है जिसमें आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन। ओके, उस प्लेन में हमने ये रखा रिसीवर, क्या रखा, रिसीवर। ठीक है, और उसी प्लेन में हम इसको ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो मूव करवा रहे तो हमको सारी चीजों का पता चल जाएगा इससे कि अगर ये 30 एक तो प्रोसेसर सेम प्लेन में ही मिला, अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में मिला। दूसरी बात कि अगर ये 30 डिग्री पे है तो हमको यहां से जब हम 30 डिग्री मूव किए तो हमको यहां पे मिल गया। यहां पे दोस्तों ऐसे ऐसे बना होगा, ये एंगल्स है, ये एंगल्स है बेसिकली। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि पहले तरीका पता चल जाएगा कि एक ही प्लेन में मिल रहा है, दूसरा ये भी हमको पता चल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से। इज दिस ओके? इसको ड्रॉ कर दे और इसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। ठीक है, बहुत काम की चीज है। ओके, लिख डालें। सो होप आपको ये समझ में आया। ओके,
बच्चों इसमें एक चीज और देखो, ये है n और ये है r, ये है i और ये है r, ये है अल्फा ग्लांसिंग एंगल और ये मान लीजिए बीटा है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एंगल i बराबर एंगल r तो है ही, ये अल्फा कितना है, तो दोस्तों ये तो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस 90 में से अगर ये i हटा देते तो ये 90 माइनस i हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर इधर देखें तो ये भी 90 डिग्री है, तो बीटा बराबर कितना, 90 में से ये r हटा देंगे तो 90 माइनस r, ठीक है। और क्या i बराबर r है, वो तो हमको लॉ से पता चल गया, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा भी होगा, ये बराबर ये भी होगा, ये भी याद रखें। ओके, दूसरी बात उसके लिए यहां देखिए, ये r मान, ये चला ऐसे, ये है क्या, एंगुलर डेविएशन, ये कितना होता है, तो दोस्तों ये है मान लीजिए i और ये है r, और ये दोनों बराबर है तो क्या इसको भी i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो अगर देखा जाए डेल्टा कितना होता है, तो दोस्तों अगर ये सीधा लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, अगर देखा जाए पूरा एंगल कितना होगा 180, अरे पढ़ा है ना आपने 180, सो डेल्टा प्लस 2i, डेल्टा प्लस 2i बराबर व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या होगा 180 माइनस 2i, ये भी दोस्तों आप याद रखें, ये दोनों बात याद, ये बाद में काम आएगा, आप अभी लिख ले और इसको समझ के रखें, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी देख लीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे सर। चलिए फिर कुछ और बातें देखते हैं जिसमें कि हमको पूरी और चीज समझाना है। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, इसको दोस्तों प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर भी होता है, वो भी बाद में देखेंगे, पहले ही देखिए प्लेन मिरर देखिए, ठीक है। प्लेन मिरर, ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और जो जो बात बोली उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात। जैसे देखिए इस प्लेन मिरर से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका हमको रिफ्लेक्शन करवाना है, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से देखें, जैसे ऐसे समझे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज भी कैसा बनेगा, पॉइंट, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपसे ये पूछा गया कि इस ऑब्जेक्ट से कितने सारे रेज निकले, बहुत सारे रेज निकले दोस्तों, बहुत सारे रेज निकले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकले, ठीक। लेकिन हम तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज भी कैसे बनेगा, पॉइंट, सही बात है। हमको एक पॉइंट पाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए, एक पॉइंट पाने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए, 2, ये देखिए, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितने चाहिए, 2। तो यहां से निकलेंगे तो इनफाइनाइट रेज, लेकिन हमको लेने की कितनी की आवश्यकता है जिससे मेरा काम चल जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 लेते हैं, पहला लिए हम ये वाला, ये एंगल I बराबर एंगल R पे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, मान लीजिए I, ठीक है। और एक रे लीजिए ये वाला, दोस्तों ये रे बहुत खास होता है क्योंकि ये काफी आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि देखिए यहाँ पे जब पड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, नॉर्मल और यही I है, दोनों के एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो वो तो इसी पे जाएगा ना, इसके गिरता हुआ रे वो इसी पे चलता है वापस, ठीक है ना,
ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्रेस द पाथ। ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये रे जहां मिलने वाला है वही इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये रे तो देखो ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कि रियलिटी में इसका मिलन कभी होने वाला नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्या करें इसको, ऐसे रेस जो आगे ना मिले पीछे आप ट्रेस करके देख सकते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखें यहाँ मिल गया, तो यही दोस्तों आई बनेगा। अब कहा जाए कि कौन सा इमेज है, क्या ये रियली में मिला है, आंसर है नहीं। क्या ये वर्चुअली में मिला है, आंसर है हाँ। तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल दुनिया है। जैसे कि आप आईने में अपना शक्ल देखते हैं उधर नजर आता है ना, वो दुनिया थोड़ी है, तो वर्चुअल दुनिया है, ठीक है। तो वर्चुअली मिला है, ओके। समय के साथ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको और भी समझ में आ जाएगा। खैर इसमें देखिए एक चीज और, अब कहने का मतलब मान लीजिए ए और ये है बी, ठीक। इसमें एक चीज दोस्तों और आपको देखना पड़ेगा, आप पढ़ोगे अभी 10th में कंग्रुएंसी कंडीशन। कंग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। कंग्रुएंसी कंडीशन कब होता है, जब दो ट्रायंगल एकदम बराबर है, फोटोकॉपी हो, जैसे ए बी सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। ये जब भी कंग्रुएंट बोला जाएगा जब ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, जब ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, और जब बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। ये यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। तो ऐसे कह सकते हैं SSS कंग्रुएंसी कंडीशन। कंग्रुएंसी कंडीशन, हाँ कंग्रुएंसी कंडीशन, ठीक है। साइड साइड साइड, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो इसको लिखने का तरीका है दोस्तों, ट्रायंगल ABC इस कंग्रुएंट, ये है कंग्रुएंसी है इक्वल टू के साइन पे ऐसे लिख लीजिए, और ये ट्रायंगल PQR, ओके। हाँ, आप इसको QR के लिए लिख सकते हैं, और कंडीशन अगर ऐसा है तो आप QR के लिए लिख सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर है, आपको धीरे धीरे आगे जब मैथ्स में तो समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन, और जब ये हो गया तो इसके सारे एंगल्स के बराबर होंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल्स के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे कंग्रुएंसी कंडीशन है जो आप पढ़ोगे, SSS, उसके बाद ASA, SAS, RHS, ये साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, R राइट हैंड, हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड। ये चार कंग्रुएंसी कंडीशन आप लोग 10th में पढ़ोगे, ठीक है, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा ये सारी कंडीशन है, ठीक है। उसी को देख के हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज चाहिए इसमें, क्या चाहिए देखिए, जैसे हम यहाँ देखें इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल IAB, OAB लिया मैंने, IAB ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये एंगल बराबर ये एंगल है, एंगल OAB is equal to angle IAB, that is equal to 90 डिग्री, है कि नहीं, 90 है ना, ओके। अच्छा, ये जो साइड है AB के दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों तो बराबर होगा, AB बराबर AB, इसको बोलते हैं कॉमन। तो इस साइड दोनों बराबर हो गया दोनों में। दूसरा दोस्तों ये कितना होगा, 90 माइनस I, ठीक। अच्छा, ये I है, ये R था, दोनों बराबर, इसलिए इसको I लिखा है, तो ये I तो ये भी कितना I, वर्टिकली ये पूछ लेंगे, आपने पढ़ा होगा उस में, ये कितना होगा, ये पूरा 90 है ना, ये भी तो 90 माइनस I ही होगा, ठीक है। ये एंगल बराबर है, तो लिखेंगे एंगल OBA
इक्वल टू एंगल आई बी ए इज इक्वल टू 90 माइनस आई, है ना? तो अब ये कौन सा कंग्रुएंसी कंडीशन है? चारों में से फिट हुआ कुछ आंसर है हाँ, एंगल साइड एंगल ये वाला। तो क्या ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया? आंसर है हाँ। तो ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल आई ए बी। ओके, और जब ऐसा हो गया तो क्या कोरेस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे, है ना? कोई भी एक कंडीशन से कंग्रुएंट हो गया मतलब ये ट्रायंगल दूसरे का फोटोकॉपी है, ठीक है, और उसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए अगर ये कंग्रुएंसी कंडीशन फुलफिल है तो क्या ये बराबर ये नहीं होगा? आंसर बिल्कुल होगा, ओ ए बराबर आई ए, है ना? मुझे ये चाहिए था बिल्कुल, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि आईए से ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे आपका इमेज भी बनेगा, ठीक है? आई बात समझ में? यानी कि जितने दूर पे ऑब्जेक्ट इस मिरर से दूरी पे रखा गया होगा उतने ही दूरी पे आपका इमेज भी बनेगा। ये आज के बाद से आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि हम अब जो इमेज बनाएंगे तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, अगर ये ओ है तो ये आई है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, याद रखिए, ठीक है? यानी कि हमको देखना क्या है, हम अगर ये ऑब्जेक्ट इस कहीं नहीं पूछा तो हम सीधे सीधे कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला बात कि हमको चलना है सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है? यहां से परपेंडिकुलर है, ठीक है? और ये जितनी दूरी पे मान लीजिए एक्स दूरी पे है तो नीचे से यहां पे एक्स दूरी पे है, जाना हमको परपेंडिकुलर ही है, एक्स दूरी बन गई। ओके, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें सीखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कई सारी बातें प्रूव करी और एक छोटा सा एग्जांपल थी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये हमने आपको प्रूव करके बताया कि कहां पे फिजिकली ये बनता है। तो आने वाले समय में हम बार-बार ये रेस नहीं ड्रॉ करेंगे, हम बस ये लिख के ये बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हां ऐसा होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसमें इतना काफी है, आप इसको पढ़िए घर पे जाके। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके? और ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।